हाय नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अशोक मंडल और आप देख रहे हैं अशोक मंडल क्लासेस। तो सर आज हम करेंगे जनरल एंट्री जो एनसीईआरटी के बुक से क्लास 11 से लिए हैं। ये चैप्टर नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर है 13। तो सर अंत तक जरूर बने रहे। तो जैसे कि जो क्वेश्चन दिया है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन, यानी कि इसको निम्नलिखित को जनरलाइज करना क्या है सर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है 1 दिसंबर 2017 को हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, यानी कि हेमा बिजनेस स्टार्ट करी है 1 लाख रुपए लगा के। तो सर जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है, इसको पहले समझते हैं। ये है मिस हेमा, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन है, जिस बिजनेस वुमेन है, और ये इनका बिजनेस, ठीक है सर। इसमें उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। आप जो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया उसको बिजनेस की भाषा में हम उसको सर क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, या फिर ऑनर इक्विटी कैपिटल भी बोलते हैं। तो ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है एक कौन सिंबल। इन तीन बात के हमें ध्यान देना पड़ेगा, तो जनरल एंट्री हमारा कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो जैसे अकाउंट इन्वॉल्व, जैसे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कम से कम दो या दो से ज्यादा हो सकता है। फिर नेचर ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट का नेचर क्या है। तो नेचर जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, 5 नेचर हो सकता है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस या लॉसेस, असेट और रेवेन्यू। और फिर हाउ इफेक्ट, यानी कि किस हिसाब, किस तरफ से ये डेबिट होगा और किस तरह से ये क्रेडिट होगा। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला जो दिया गया है, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहला तो यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व कौन 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 है सर। पहला तो यहाँ पे कैश है, ठीक है सर। यहाँ पे पहले अकाउंट इन्वॉल्व कैश है, और दूसरा है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है इसको बोलते हैं कैपिटल। तो दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है सर उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश का नेचर हमेशा एसेट होता है जैसे कि हम जानते हैं, और कैपिटल का नेचर सर हमेशा कैपिटल ही होता है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे किस हिसाब से इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ये डेबिट किस हिसाब से होगा और क्रेडिट किस तरह से होगा। सर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस का जो भी कैश या कैपिटल सब जीरो होता है। बट हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि कैश हमारा कितना था सर। कैश का बैलेंस हमारा 100 रुपया था, ठीक है सर। और हमने बिजनेस में कैश कितना लगाए हैं, हमने 1 लाख रुपया, यानी कि 1 लाख तो अभी लगाए हैं और 100 रुपया पहले से था, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख 100 रुपया। यानी कि हमारा कैश क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है, ठीक है। और कैपिटल भी मान के चलते 100 रुपया पहले से था, और अभी का कैपिटल इन्होंने कितना है, मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, तो ये भी कितना हो जाए, 1 लाख कितना 100 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर कैपिटल हमारा इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल यहाँ पे हम देख रहे हैं कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और असेट यानी कि कैश, अगर ये है असेट, अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। तो इस हिसाब से हमारा जनरल एंट्री इसका बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जैसे यहाँ पे हम बना के रखे हैं, इन द बुक ऑफ मिस्टर एक्स, यहाँ पे कुछ नाम नहीं था तो एक्स लिख दिए। फिर यहाँ जनरल, 1 तारीख को 2017 को यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट के साइड में 1 लाख रुपया, और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट के साइड में 1 लाख रुपया। और यहाँ पे हमने मेंशन लिख दिया, नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है ओपन, 2 तारीख को ओपन अ बैंक अकाउंट विथ एसबीआई, यानी कि एसबीआई में एक बैंक अकाउंट खुलाया कैश दे के, कितना 30,000 दे के, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर हमारा अकाउंट सर इन्वॉल्व है कौन सा है, पहला तो अकाउंट यहाँ कैश बैंक है, तो यहाँ पे बैंक हो गया। और दूसरा सर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हमने बैंक अकाउंट जब खुलाएंगे तो उसमें तो कैश तो हमें जमा करना पड़ेगा तभी तो बैंक अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा सर कैश हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कैश अकाउंट, ठीक है, ठीक है।
तो सर जैसे कि जैसे जानते हैं इसका बैंक का नेचर क्या होता है, बैंक का नेचर जैसे कि हम जानते हैं असेट होता है, और कैश का नेचर भी हमारा असेट ही होता है। ठीक है सर। ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने बैंक का अकाउंट हम एज्यूम कर लेते हैं, पहले से बैंक का बैलेंस हमारा 20,000 था। ठीक है। अब फिर से हमने कितना जमा किया, 30,000। तो पहले 20,000 था, अभी 30,000 जमा कर दिया, तो बैंक में कितना होना चाहिए, 50,000। यानी कि इसका अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है। और सर मान के चलते हैं हमारा पास 50,000 रुपया कैश था। हम यहाँ पे एज्यूम कुछ भी कर लेते हैं सुविधा के लिए। तो 50,000 हमारे पास था, हमने बैंक में कितना जमा कर दिया सर, 30,000 यहाँ पे हमने जमा कर दिया। 30,000 जमा कर दिया तो हमारे पास कितना रह गया सर, 20,000 रह जाएगा, क्योंकि 30,000 तो हमने बैंक में जमा कर दिया। इसका मतलब इसका वैल्यू घट रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं अगर एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होता है, अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं एसेट है ये हमारा इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, और डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 तारीख को बैंक अकाउंट क्या दिया है, डेबिट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट 30,000। क्रेडिट साइड में लिख दिए बीइंग अकाउंट ओपन विथ SBI। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 दिसंबर को, परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू। यानी कि आंसू से हमने क्या खरीदा, माल खरीदा। किस में खरीदा, यहाँ पे कुछ मेंशन है नहीं सर, तो इसका मतलब हमने उधार में ट्रांसैक्शन खरीदा। यानी कि हम उधार में माल खरीदा, उसको हम बाद में पैसा देंगे, अभी हम पैसा उसको नहीं दिए। तो पहला जो ट्रांसैक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व कौन सा हो जाएगा सर, परचेज अकाउंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है। और दूसरा कौन हो जाएगा, आशो हो जाएगा। ठीक है, आशो हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, जैसे सर हमारा की जैसे जानते हैं परचेज हमारे लिए खर्चा होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट हो गया। और आंसू क्या हो जाएगा सर, आंसू हमारे लिए हो जाएगा सर लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमने उसमें उधार में माल खरीदा है, भविष्य में हमको उसको पैसा देना पड़ेगा, तो एक तरह का हमारा ये कर्जा हो गया, तो उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है सर। ठीक है। तो जैसे कि हम मान के चलते हैं परचेज अकाउंट का बैलेंस हमारा पहले कितना था, 50,000 था। ठीक है। ओके। अभी हमने परचेज अकाउंट फिर से कितना खरीद लिया, 20,000। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 70,000। क्यों, क्योंकि हमको पहले से 20,000 था, अभी से हमने फिर 20,000 का खरीद लिया, 20,000 का। तो 50,000 20,000 यानी कि 70, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है। और आंसू का हमारे पास 50,000 पहले से अगर हम खरीदे हैं उधार में, फिर से हमने कितना खरीद लिया उधार में, फिर से हमने 20,000 खरीद लिया, यानी कि 70,000 उसको हमको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 तो अभी खरीदे, 50,000 पहले से है। इसका मतलब ये भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो चलो ये भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा सर, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और लायबिलिटी यहाँ पे जैसे कि ये है हमारा लायबिलिटी, ये है लायबिलिटी, ये इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट। तो इस हिसाब से हमारा क्या जनरल एंट्री बन जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू अकाउंट। तो जैसे कि यहाँ पे हम 4 तारीख को देख पा रहे हैं, परचेज अकाउंट यहाँ पे दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू। आंसू अकाउंट नहीं भी लिखने से चलेगा। तो यहाँ पे 20,000 यहाँ पे दे दिए, 20,000 यहाँ पे लिख दिए, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आंसू, यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑन क्रेडिट। ठीक है सर। फिर आगे क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया गया है 6 तारीख को, सोल्ड गुड्स टू राहुल। यानी कि राहुल को हमने क्या किया, माल बेचा। किस में सर, कैश में। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये यहाँ पे राहुल भी दे दिया और यहाँ पे कैश भी दे दिया। तो नाम अगर मेंशन होता तो हम क्या ज्यूम कर लेते हैं कि क्रेडिट में हुआ ट्रांजेक्शन, लेकिन यहाँ पे कैश भी लिख दिया। तो अब क्या करें, तब इसके लिए जब कैश अगर जब मेंशन कर दिया है तब इसको हम इग्नोर करेंगे, यानी कि हम मान के चलेंगे ये कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो पहला जो हमारे अकाउंट पहला जो इन्वॉल्व कौन है सर, सेल्स है। तो पहला हो जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट। ठीक है। ठीक है।
तो केस सेल्स हमारे सर क्या होता है, सेल्स जैसे कि हम जानते हैं हमारा रेवेन्यू होता है, क्योंकि वो हमारा इनकम होता है। ठीक है सर। और कैश क्या होता है, कैश जैसे कि जानते हैं हमारा एसेट होता है, तो कैश हमारा एसेट हो जाएगा। तो ठीक है, अगर मान के चले यहाँ हम पहले से 30,000 हमारा पहले से क्या था, सेल्स पहले से 30,000 था, पहले से 30,000 सेल्स था। और अभी हमने कितना कर लिए सेल्स, अभी हमने 15,000 के फिर से सेल्स कर लिए, उधार में कर लिए। तो ये क्या हो जाएगा कि नहीं नहीं यहाँ कैश हमें, तो अब ये 45,000 का हमारा सेल्स हो जाएगा, यानी कि हमारा सेल्स यहाँ के बढ़ रहा है। और कैश हमारे पास सपोज जाए 30,000 था, कितना था, 30,000 हमारे पास कैश था। और फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा कैश, क्योंकि यहाँ तो हम सेल्स कैश में कर रहे हैं, 15,000 फिर से हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर, 45,000 हो जाएगा। यानी कि हमारा कैश भी बढ़ रहा है। तो सर जब हमारा सेल्स इंक्रीज करेगा, यानी कि रेवेन्यू, ये है हमारा रेवेन्यू, ये इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो चलो यहाँ पे हमने क्रेडिट लिख दिया। और कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि असेट यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम 6 तारीख को देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे दिए हैं 6 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना का, 15,000 और 15,000। और यहाँ पे हमने नरेशन लिख दिया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल, यहाँ पे फिर कैश मेंशन कर दिए। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है 10 तारीख को, क्या दिया गया है, दिया है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम तारा फॉर रुपीज 40,000। तो यहाँ भी तारा भी मेंशन है, कैश भी मेंशन है। तो जैसे कि नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में हमने बोला था, जब अगर कैश मेंशन कर दिया हो तब हम तारा को इग्नोर करेंगे, इसको हम मानेंगे। तो ब्रॉड मीन्स सर क्या होता है, ब्रॉड मीन्स होता है परचेज। तो पहला जो हमारा ट्रांसैक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है परचेज अकाउंट, और दूसरा सर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है सर। तो परचेज को हम क्या, जैसे मानते परचेज हमारे लिए खर्चा होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। और कैश हमारे लिए क्या होता है, कैश हमारे लिए एसेट होता है। ठीक है, ठीक है। तो सर जैसे कि हम मान के चलते हैं परचेज पहले से हमारा कितना था, सपोज डेट मान लेते 60,000 था, अभी से हमारा परचेज कितना हो गया, अभी से हमारा परचेज हो गया 40,000। तो इसका मतलब 1 लाख हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि हमारा ये परचेज इंक्रीज कर रहा है। तो चलो ये इंक्रीज कर रहा है। और कैश हमारे पास कितना था सर, 60,000 था। और हमने कितना का माल खरीद लिया, कैश में ही तो माल खरीद रहे हैं ना। तो खरीद लिया हमने कितना, 40,000 का हमने माल खरीद लिया। तो हमारे पास कितना रह जाएगा सर, 20,000 ही रह जाएगा, क्योंकि 40,000 तो पॉकेट से निकल गया। तो ये इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो 10 तारीख को देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे जैसे कि दिया है परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000, लिख दिया नरेशन बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश मेंशन कर दिए। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 तारीख को दिया है सोल्ड गुड्स टू सुमन, यानी कि सुमन हमने बेचा 20,000 का। यहाँ पे कुछ और मेंशन है नहीं, कैश मेंशन है नहीं है। इसका मतलब हमने किस में बेचा सर, इसका मतलब हमने ये उसको बेचा उधार में, ट्रांसैक्शन उधार में बेचा। अभी हमको कैश नहीं मिल रहा है, बाद में हमको नेक्स्ट टाइम में वो हमको कैश दे देगी। तो यहाँ पहला जो ट्रांसैक्शन इन्वॉल्व है क्या हो जाएगा सर, सेल्स अकाउंट यहाँ इन्वॉल्व है। और दूसरा कौन है, सुमन अकाउंट। ठीक है सर, ठीक है। तो क्या सेल्स हमारा क्या होता है, सेल्स जैसे कि जानते हैं सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, यानी कि इनकम होता है। और सुमन हमारा यहाँ पे क्या है, सुमन हमारा यहाँ पे असेट है। क्यों असेट है, क्योंकि कभी न कभी वो हमको पैसा वापस करेगी। ठीक है, ठीक है। तो चलो मान के हम चलते हैं, हमारे सेल्स का बैलेंस कितना था, 40,000 था। ठीक है सर, ठीक है। और अभी हमने सेल्स कितना कर लिए, अभी हमने सेल्स 20,000 का कर लिए। तो कितना हो जाएगा, 40,000 20,000 60,000, यानी कि इसका ये इंक्रीज कर रहा है।
और सुमन का हमारा बैलेंस कितना था, सुमन का बैलेंस मान के चलते 40,000 था। और फिर फिर सुमन को हमने कितना इंक्रीज कर दिया, सुमन को हमने फिर से 20,000 रुपया का उधार में बेच दिया। तो पहले तो हमारे 40,000 थी, अब 20,000 फिर से, तो यानी उसका लेबिलिटी कितना बन गया, 60,000 हम मेरा ये असेट बन गया, क्योंकि 20,000 तो हमको बाद में वापस करेगी। तो ये यानी ये भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है सर। रेवेन्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट होता है। यहाँ पे देख रहे हैं रेवेन्यू, ये है रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट होता है, असेट इंक्रीज करता है तो डेबिट हो जाता है। तो ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। तो क्या हो जाएगा सर, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि 13 तारीख को क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 20,000, 20,000। और यहाँ पे लिख दिए बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमन ऑन क्रेडिट मेंशन कर दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। 16 दिसंबर को यहाँ पे दिया गया है रिसीव चेक फ्रॉम सुमन, यानी कि हमने चेक मिला, किससे मिला, सुमन से मिला। कितना मिला सर, 19,500 मिला। ठीक है, हम बेचे कितना थे उसको, 20,000 का माल बेचे थे 13 तारीख को उधार में। और यहाँ पे हमको कितना दे रही है, 19,500 दे रही है। और बोल रही है डिस्काउंट अलाउड, यानी कि हम उसको 500 रुपया का डिस्काउंट दे रहे। तो अगर हम सुमन को 500 रुपया डिस्काउंट अलॉट करें, यानी कि दे रहे, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, क्योंकि 500 रुपया तो हमको मिला नहीं सर। तो ठीक है सर, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। पहला जो तो चेक है, तो चेक का हो जाएगा सर बैंक अकाउंट। फिर दूसरा कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा दूसरा ट्रांसैक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे। और तीसरा सर कौन है, सुमन अकाउंट है। ठीक है, ठीक है। तो सर जैसे कि हम जानते हैं बैंक हमारा कौन सा होता है, असेट होता है। ओके। और डिस्काउंट अकाउंट का नेचर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलॉट का नेचर हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्सपेंसेस या लॉसेस। क्यों, क्योंकि ये हमारा घाटा है। 500 रुपया हमको उससे नहीं मिला, तो ये हमारा 500 ही हमारे लिए घाटा हो गया। और सुमन को हमने पहले क्या ट्रीट किए थे, 13 तारीख को जब हम बेचे थे उधार में, हम असेट उसको मान के चले थे, तो यहाँ भी हमारा एसेट ही रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। तो जैसे कि हम सपोज डेट यहाँ पे हम बैंक का बैलेंस पहले एसेट का मान के चलते 40,000 था, मान के चलते, और अभी हमको कितना मिल गया, 19,500 मिल गया। तो यानी कि 59, 59,500, यानी कि इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, बैंक का वैल्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है। और सर डिस्काउंट अलॉट हम मान लीजिए सुमन को कभी 1,000 रुपया तक दिए थे, फिर से हम डिस्काउंट उसको कितना दे रहे, 500 फिर से दे रहे, यानी कि 1,500 रुपये में हमारा ये लॉस हो गया, यानी कि ये भी इसका इंक्रीज कर रहा है। और सुमन का वैल्यू हम मान के चलते हैं 40,000 था, सपोज डेट उसने कितना दे दिया, 19,000 और 500 रुपया ये डिस्काउंट भी करवा लिया, यानी कि 20,000 वो हमसे हमको चुका दिया। तो क्या हो जाएगा, 40,000 था, 20,000 उसने हमको दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा, यानी कि ये डिक्रीज हो जाएगा। तो सर जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे क्लियर, CLEAR, क्लियर, यानी कि ये बढ़ेगा तो डेबिट, ये घटेगा तो क्रेडिट, यानी कि ये बढ़ेगा तो डेबिट, ये घटे तो क्रेडिट। तो यानी ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट। यानी कि एसेट यहाँ पे बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट, एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट, और एसेट यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा तो क्रेडिट। तो इससे क्या हो जाएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलॉट डेबिट टू सुमन अकाउंट क्रेडिट। तो सर 16 तारीख अकाउंट में जैसे यहाँ पे दिया है जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंट अलॉट डेबिट 500 टू सुमन, लिख के छोड़ देंगे, अकाउंट लिखने का कोई जरूरी नहीं है, 20,000 बैठा देंगे। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम सुमन एंड डिस्काउंट अलॉट। और यहाँ पे जितना है टोटल करके CF लिख देंगे, CF मतलब कैरी फॉरवर्ड,
कैरी मतलब दूसरे पेज पे ले जाएंगे, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना। तो दूसरे पेज पे बढ़ाने के लिए हम क्या लिखेंगे, कैरी, कैरी ऑफ एफ, सी एफ। तो टोटल 2,45,000, 2,45,000 करके इसको इस तरह से हम बैठा देंगे। और जब नेक्स्ट पेज में इसको लिख देंगे यहाँ पे टोटल बैलेंस बी एफ यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि दूसरे पेज से यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं तो बी एफ यानी ब्रॉड फॉरवर्ड लिख के 2,45,000 यहाँ दे देंगे और 2,45,000 टोटल यहाँ पे लिख देंगे। तो सर आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिया है 20 तारीख को चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, यानी कि 10,000 रुपया हमने उसको चेक दिया, किससे दिया, बैंक से। ठीक है, तो पहला जो ट्रांसैक्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा अकाउंट इन्वॉल्व बैंक, और दूसरा को क्या हो जाएगा, आशु हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आशु मेंशन है, आशु। तो ठीक है सर, तो जैसे कि हम जानते हैं चेक हमारा क्या होता है, नेचर एसेट होता है। और आशु को जब हम माल बेचे थे उस समय हम उसको लायबिलिटी ट्रीट किए थे, तो यहाँ भी हम उसका लायबिलिटी ही होगा क्योंकि उस टाइम हम लायबिलिटी उसको माने थे। तो ठीक है, तो चलो बैंक का बैलेंस हम मान के चलते हैं 20,000 रुपया हमारे पास था, और बैंक का बैलेंस 20,000 था। तो अब हम उसको बैंक से कितना का चेक दे दिए सर, 10,000 का हमने उसको दे दिए। तो बैंक में हमारा कितना रह जाएगा, 10,000 ही रह जाएगा, क्योंकि 10,000 तो निकल गया अकाउंट से। तो ये इसका डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आंसू को हमारा 20,000 हमको देना था, क्योंकि ये तो हमारा लायबिलिटी है, और आंसू को हमने कितना 10,000 रुपया हमने दे दिया, क्लियर कर दिया चेक दे के। तो आंसू को हमको कितना देना बाकी रह जाएगा, 10,000 ही देना बाकी रह जाएगा, क्योंकि 10,000 तो मैं उसको पे कर रहा हूँ। तो इसका मतलब इसका भी डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से अगर असेट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, अगर असेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाता है, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये है लायबिलिटी, अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सर, आशु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ के जैसे 20 तारीख को देख पा रहे हैं, आशु अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, और लिख दिए बीइंग चेक गिवन टू आशु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 22 तारीख। 22 तारीख को क्या है, रेंट पेड बाय चेक ₹2,000, यानी हमने क्या दिया, रेंट दिया। तो पहला हमारा कौन सा इन्वॉल्व है सर, रेंट अकाउंट इन्वॉल्व है। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, चेक मतलब यानी कि बैंक हो जाएगा। ठीक है सर, तो जैसे कि जानते हैं रेंट हमारा क्या होता है, रेंट हमारा एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा होता है, और बैंक हमारा क्या होता है, बैंक हमारा असेट होता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मान के चलते हैं हमारा रेंट का वैल्यू कितना था, सपोज दैट 5,000 था, और अभी हम क्या दे रहे, 2,000 हम रेंट उसको चुका रहे। तो कितना हो जाएगा, 7,000। मतलब ये एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज कर रहा है, और बैंक में हमारा अगर 5,000 था और 2,000 हम फिर से उसको क्या करें, चेक दे रहे, तो यानी 3,000 ही बैंक में रह जाएगा, क्योंकि 2,000 तो हमारा निकल जाएगा अकाउंट से। तो इसका मतलब ये हमारा घट जाएगा, यानी एसेट घट जाएगा। अगर एक्सपेंसेस हमारा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर एसेट हमारा घट जाएगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो इसका क्या हो जाएगा सर, जैसे कि 22 तारीख को देख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं यहाँ पे जैसे कि अगर ये एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या है, रेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना, 22 तारीख को 2,000 2,000, यहाँ पे लिख दिया बीइंग रेंट पेड बाय चेक। सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 23 तारीख को, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹16,000, यानी कि बैंक में हमने कितना जमा किया, 16,000। तो पहला जो ट्रांसैक्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट, और दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैश ही तो हम बैंक में जमा करेंगे ना। तो ठीक है, पहला जो हो गया बैंक अकाउंट,
और दूसरा जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट। ठीक है, ठीक है। तो बैंक हमारा क्या होता है, असेट होता है। कैश हमारा क्या होता है, असेट होता है। ठीक है, ठीक है। सपोज दैट बैंक का बैलेंस कितना था हमारा, 20,000 था। बैंक का बैलेंस 20,000 था और बैंक में हमने कितना जमा कर दिया, 16,000। तो इसका मतलब इसका ये बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और कैश अगर हमारे पास 20,000 था और हम 16,000 बैंक में जमा कर दिए, कैश का वैल्यू कितना था हमारे पास, 20,000। 16,000 हमने बैंक में जमा कर दिया था, हमारे पास कितना बच जाएगा, 4,000 बच जाएगा। इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। तो एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट। और कैश अगर एसेट अगर डिक्रीज कर जाएगा तो क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 23 तारीख को देखते हैं क्या है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है, 25 तारीख को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। मशीनरी परचेज फ्रॉम प्राज्ञा, यानी कि मशीन परचेज कर रहा है, किससे परचेज कर रहा है, प्राज्ञा से। यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये हमने उसमें उधार में माल खरीदा। किस में खरीदा, उधार में। अगर उधार में खरीदा तो इसका मतलब हमको इसको पैसा कभी न कभी वापस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको पैसा वापस करना पड़ेगा। और पहला जो है वो कौन सा है, मशीनरी। तो पहला जो अकाउंट हमारा क्या ये हो जाएगा, पहला जो इन्वॉल्व है सर वो मशीनरी हो जाएगा, मशीनरी मशीन अकाउंट। तो दूसरा हो जाएगा प्राज्ञा। ठीक है सर। तो मशीन अकाउंट के जैसे कि हम जानते हैं हमारा एसेट होता है, प्राज्ञा हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको माल उधार में खरीदा। ठीक है सर, ठीक है। सपोज दैट हमारा मशीनरी का वैल्यू पहले से हमारे पास कितना था, 20,000। अब हम इसमें कितना खरीद लिए, 10,000। तो हमारे पास मशीन कितना आ जाएगा, 30,000 का, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। और प्राज्ञा का हमारे पास कितना था, प्राज्ञा का भी हम मान के चले 20,000 हमको देना था। और फिर हम प्राज्ञा को कितना देंगे, 10,000 देंगे। यानी कि हमको प्राज्ञा को कितना, 30,000 देना पड़ेगा। यानी कि ये भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जब असेट हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, जिससे असेट हमारा इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो जाएगा मशीनरी। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर रहा है यानी कि ये है लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्राज्ञा अकाउंट। तो 23 तारीख को हम देखें कितना का है, ये 25 का है। 25 को देखें, यहाँ पे है मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्राज्ञा अकाउंट कितना है, 10,000। यहाँ पे क्या दे दिए, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम प्राज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है, 26 तारीख को। 26 तारीख को जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ट्रेड एक्सपेंस ₹2,000। तो यहाँ पे पहला तो ट्रेड एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं है मेंशन। तो इसको हम क्या मानेंगे, न कैश है, न बैंक है, न किसी का नाम है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका हम यहाँ पे मानेंगे कैश अकाउंट। अगर कुछ नहीं है तो कैश ही उसको हम ट्रीट करेंगे। तो एक्सपेंसेस हमारे क्या होता है, जैसे ट्रेड एक्सपेंसेस दे ही दिया है तो ये हमारा एक्सपेंसेस खर्चा ही हुआ। और कैश हमारा एसेट हो गया। ठीक है सर, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमारा ट्रेड एक्सपेंस पहले से 5,000 का था। अभी हमारा ट्रेड एक्सपेंस कितना है, 2,000। तो कितना हो जाएगा, 7,000। मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। और अगर हमारे पास कैश कितना था, 5,000 था। और 3,000 हमने ट्रेड में एक्सपेंस कर दिया, खर्चा कर दिया, यानी कि 2,000 कर दिया। तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 3,000। यानी कि ये डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट होता है, और एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है। तो क्या हो जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट। 26 तारीख को यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 बीइंग ट्रेड एक्सपेंस पेड। सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
28 तारीख को 28 दिसंबर को चेक इशू टू प्राज्ञा, यानी कि चेक इशू प्राज्ञा को हमने कितना दिया, 10,000 रुपया दिया। क्या दिया, चेक दिया। तो पहला तो ट्रांसेक्शन हमारा बैंक आ गया, चेक का मतलब बैंक हो गया। और दूसरा सर कौन सा इन्वॉल्व है, प्राज्ञा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बैंक हमारा कौन सा होता है, बैंक हमारा सेट होता है, नेचर। अब प्राज्ञा को हम क्या माने थे, प्राज्ञा को हम लायबिलिटी माने थे, क्योंकि हम उससे उधार में माल खरीदे थे। तो ठीक है, ये लायबिलिटी हो गया। तो ठीक है, सपोज दैट अब यहाँ बढ़ेगा या घटेगा, चेक हमने 20,000 हमारा पास था बैंक, और हम प्राज्ञा को कितना दे दिया, प्राज्ञा को मेरे पास चेक था 20,000 बैंक में, और प्राज्ञा को हमने 10,000 दे दिया। तो इसका मतलब ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये घट रहा है। और लायबिलिटी का क्या है, लायबिलिटी मान लो हमारे पास प्राज्ञा का 20,000 देना है, और प्रज्ञा को हमने क्या 10,000 वापस कर दिया, तो हमको उसको 10,000 ही देना बाकी है। तो मतलब लायबिलिटी भी हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो फिर एसेट अगर डिक्रीज होगा, ये एसेट है हमारा, डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी है हमारा ये, लायबिलिटी ये है, अगर ये डिक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा सर, प्राज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ क्या 28 तारीख को देखो हम, यहाँ पे है 28 तारीख को प्राज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000 बीइंग चेक गिवन टू प्राज्ञा, लिख दिया। फिर से 29 तारीख को क्या दिया है, 29 तारीख को पे टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक, यानी टेलीफोन खर्चा किया चेक के द्वारा। तो पहले क्या हो जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस। दूसरा क्या हो जाएगा सर, बैंक अकाउंट। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या होता है, खर्चा ही होता है। बैंक हमारा क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो बैंक मान के चलते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज कितना था हमारे पास, 2,000 पहले से खर्चा था। अभी से हम फिर ने कितना कर दिया, 1,200 फिर से कर दिया, यानी कि 3,200 हो जाएगा। इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। और बैंक सपोज एट हमारे पास 2,000 का था, और हमने 1,200 रुपया चेक उसमें दे दिया, तो ये हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 800 रुपया बचेगा बैंक में। तो एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा, असेट अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। तो क्या हो जाएगा फिर, 29 तारीख को यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, हमारा ट्रांसेक्शन यहाँ पे दिया है 29 तारीख को, टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,200 टू बैंक अकाउंट 1,200 बिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस चेक बाय पे। फिर लास्ट है पेड सैलरी, और कुछ तो दिया ही नहीं है, एक सैलरी दिया है। अगर यहाँ बैंक चेक नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, हम कैश मानेंगे। तो सैलरी अकाउंट पहला इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, कैश अकाउंट। नहीं दिया है तो कैश मानेंगे। तो सैलरी हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है सर, ठीक है। चलो हम मान के चलते हैं, सैलरी हमारा कितना था, 5,000 का था। फिर से हमने सैलरी कितना दे दिया, 4,500, तो कितना हो जाएगा, 9,500। यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है। और कैश हमारे पास अगर 5,000 था, और हमने कितना दे दिया, 4,500 दे दिया सैलरी कैश से निकाल के, तो 500 रुपया ही मेरे पास बचेगा, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और असेट अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे है सैलरी अकाउंट डेबिट 30 तारीख को टू कैश अकाउंट 450 450। फिर लिंक दिए बैलेंसिंग सैलरी पेड बाय चेक। फिर यहाँ पे टोटल कर दिए, यहाँ टोटल 3,07,000 इसमें हो जाएगा, 3,07,000 इसमें होगा। सर जितना कैश का बैलेंस डेबिट का होगा, उतना ही बैलेंस क्रेडिट का भी होगा। तो सर इस तरह से अगर आपको पसंद आ रहा वीडियो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और सर आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को सर साथ जरूर शेयर कीजिएगा।